तो जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 6, वैसे तो एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है, लेकिन हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 1 है जैव प्रक्रम। ठीक, जैव प्रक्रम, इसी को आज हम लोग एनसीईआरटी पंच देखेंगे। लाइन बाय लाइन पूरा एनसीईआरटी आपको पढ़ के बता देंगे। ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़ लिए हों, लेकिन एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सारा प्रश्न एनसीईआरटी से ही बनता है। ठीक, तो हम आज इसका एनसीईआरटी पंच देखेंगे जैव प्रक्रम का, जो हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से तो चैप्टर 6 है, लेकिन बायोलॉजी के हिसाब से चैप्टर 1 है। ठीक, तो चलिए हमारे आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यह हमारा एनसीईआरटी पंच है, इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये तो सबसे पहले ये नहीं दिया गया, मतलब कि ये दिया गया है ऐसे ही, इसके बारे में ज़्यादा अथी नहीं करना है कि शुरू दफ़े। चलिए हम लोग सीधा जाते हैं जैव प्रक्रम से। ठीक, यहाँ से है हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ से जैव प्रक्रम क्या है। ठीक, तो पूरा लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी पढ़ कर सुनाते हैं। यहीं से हमारा मेन क्वेश्चंस बनेगा। बीच बीच में बहुत सारा मेन क्वेश्चन छुपा हुआ होता है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए एनसीईआरटी को एक बार रीड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप लोग कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिए। का जैव प्रक्रम क्या है? तो जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वो कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों, तो उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हुए जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक, यानी कि जैव प्रक्रम का परिभाषा एनसीईआरटी ने हमारा दिया है कि अनुरक्षण का कार्य करने वाली सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, वह क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक, आगे लिखा गया है, क्योंकि क्षति तथा टूट फूट को रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम ही आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर के स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। ठीक, जो भोजन होता है उसको शरीर के अंदर के लेने को प्रक्रम को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है, तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री का भी आवश्यकता होगी। जो जीव को क्या चाहिए? वृद्धि चाहिए, तो उसको कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी खाने के लिए। ठीक, क्योंकि पृथ्वी पर जीव कार्बन धारित अणुओं पर निर्भर हैं, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थ किससे बने हैं? कार्बन से बने हैं। ठीक, इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। ठीक, जो भिन्न अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, अलग अलग पोषण प्रक्रम को अपनाते हैं। ठीक, एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के समझा देते हैं। ठीक, आगे कह रहा है, चूँकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, पर्यावरण सभी जीवों के नियंत्रण में है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों को विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत ही परिवर्तित होने जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण करती है। जो ऊर्जा होती है वह आवश्यक अणुओं का निर्माण करती है, किसके लिए? गति के लिए और परिवर्तन के लिए, मतलब कि वृद्धि के लिए। ठीक, आगे कह रहा है, इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं को विघटित की कुछ समान रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहर स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका के आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका प्रयोग करना श्वसन कहलाता है। ठीक, बाहर से ऑक्सीजन लेना और कोशिका तक पहुंचाना श्वसन कहलाता है। ठीक, आगे कह रहा है, एनसीईआरटी में आगे लिखा है, एक कोशिकीय जीव की पूरी तरह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। ठीक, जितना भी कोशिकीय जीव है ना, एक कोशिकीय जीव पूरी तरह पर्यावरण के
संपर्क में रहती है। जितना भी एक कोशिकीय जीव, जितना भी जीव है ना जो कोशिका से बना हुआ है, वो सभी पर्यावरण के संपर्क में रहती है, ठीक। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए गैस का आदान प्रदान करने का वर्ज्य पदार्थ को निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। जो एक कोशिकीय वाले जीव होती है उन्हें विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती खाने के लिए, विशेष अंग, क्योंकि उनका मात्र एक ही कोशिका से बने हैं। तो अलग अलग अंग कैसे हो सकता है, ठीक। जब ढेर सारा कोशिका मिलता है तब उत्तक बनता है, ढेर सारा उत्तक मिलता है तब अंग बनता है, और अंग ढेर सारा मिलता है तो तंत्र बनता है, तंत्र परिवहन तंत्र उत्सर्जन था, जब तंत्र मिलता है तो फिर शरीर बनता है। लेकिन यहाँ तो केवल एक ही कोशिका था, न उत्तक बनेगा, न तंत्र बनेगा, न अंग बनेगा। तो क्या हुआ, उसके अलग अलग अंग नहीं हो सकता है। उसको भोजन ग्रहण करने के लिए, मल द्वार के लिए, श्वसन के लिए, परिवहन उत्सर्जन के लिए अलग अलग अंग नहीं होते हैं। एक कोशिकीय जीव में सभी एक ही कोशिका में होता है, ठीक। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तब शारीरिक विकल्प अधिक जटिल हो जाता है। तब क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों में सही कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। अतः साधारण विसरण कभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता, ठीक। जो साधारण विसरण प्रक्रिया होता है और हमारे बहुकोशिकीय जीव जैसे मनुष्य हो गए, इन सभी को आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, ठीक। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न अंग आविष्कृत होते हैं। हम इन आविष्कृत ऊतकों से तथा जीवों के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। अतः इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतःग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है कि यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतःग्रहण कुछ अवशिष्ट अंगों द्वारा ही होती है, परंतु शरीर के सभी भागों में इनकी आवश्यकता होती है। जो भोजन होता है हम केवल मुंह से ही खा सकते हैं, लेकिन शरीर के सभी भागों में भोजन की आवश्यकता होती है। नहीं खाएंगे तो फिर हम चल भी नहीं सकते हैं। तो गोड़ से तो हम पैर से हम लोग भोजन नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी हम खाना नहीं खाते हैं तो हम चल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी नहीं बचता है, दौड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि खाना खाएंगे तो वही एनर्जी मिलेगा, पैर को भी एनर्जी मिलेगा, यानी कि पूरे शरीर को एनर्जी चाहिए, खाना चाहिए। लेकिन खाना केवल एक ही अंग से खा सकते हैं, वही मुंह से, ठीक। आगे चलिए, आगे करा इस स्थिति में भोजन ऑक्सीजन को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। जो भोजन और ऑक्सीजन होता है, हमारा भोजन और ऑक्सीजन, उसको एक स्थान से सभी स्थान तक ले जाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं, वह जाकर छोटी आंत में पच जाता है, तो सब खाना तो छोटी आंत में चला गया, लेकिन छोटी आंत में से उसको पूरे शरीर में कौन भेजता है, खून भेजता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ा से, और हमारे जो भोजन होता है उसको छोटी आंत से पूरे शरीर में कौन भेजता है, तो रक्त भेजता है, रक्त यानी कि खून। तो इसको क्या कहते हैं, वहन तंत्र कहते हैं, ठीक। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर के कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। जब हमारे खाना पच जाता है, मतलब कि जो खाना खाते हैं उसका काम हो जाता है, ऊर्जा हो जाता है, तब कुछ ऐसे ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक, या फिर उनका शरीर में कोई काम नहीं होता है। इन अवशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, ठीक, क्योंकि इनमें से कोई जहरीला भी होता है। जैसे यूरिया होता है, अमोनिया बहुत जहरीला होता है। खाना पच जाने के बाद अमोनिया बनता है जो बहुत ही जहरीला होता है, वो यूरिन की मदद से बाहर निकल जाता है, ठीक। आवश्यकता बाहर निकालना ही बहुत आवश्यकता होती है, ठीक। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं, यानी यूरिन को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और जो ऑक्सीजन और हमारा भोजन होता है उसके पूरे शरीर में खून रक्त के जरिए पहुंचाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। और बाहरी वायुमंडल से श्वास लेना ऑक्सीजन कहलाता है। भोजन को पचाना पाचन कहलाता है, ठीक। आगे कह रहा है, यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी, ठीक। आइए हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक। पहला है पोषण। जीवन का अनुरक्षण करने वाला पहला प्रक्रम क्या है, पोषण। तो पहले हम लोग पोषण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। पोषण क्या है, एनसीईआरटी में पहले पोषण के बारे में दी है, तो चलिए पोषण के बारे में पढ़ते हैं। पोषण क्या है।
देखिए पोर्शन में लिखा गया है बुक में, जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति का अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम चुपचाप बैठे होते हैं फिर भी हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन होता है। ठीक, आखिर सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक, देखिए सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की समान आवश्यकता समान है। ठीक, सभी जीवों में जितना भी जीव है सभी में ऊर्जा का आवश्यकता समान है और पदार्थों की आवश्यकता समान है। ठीक, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव कार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड, जल कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ को प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं। इनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। ठीक, जो जीव होते हैं खुद से अपना खाना बनाते हैं, खुद से जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना तरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। वो उसे क्या कहता है, स्वपोषी कहते हैं। ठीक, स्वपोषी जैसे में कुछ जीवाणु हो गया और हरे पेड़ पौधे हो गए। ठीक, अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य होता है ताकि ये जीव के संरक्षण तक तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैविक उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं जिन्हें एंजाइम कहा जाता है। यानी कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जो हम लोग होते हैं, मनुष्य परपोषी जीव होते हैं, वह बाहर से खाना खाते हैं। जो हम बाहर से खाना खाते हैं उसको तोड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है और उसको तोड़ने का कौन करता है, जैव उत्प्रेरक यानी कि एंजाइम करता है। एंजाइम जितना भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक, अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पे आश्रित होते हैं। जितना भी जो विषमपोषी होते हैं यानी परपोषी, वो सभी स्वपोषी पे आश्रित होते हैं। ठीक, जंतु तथा कवक इस प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित है। जितना भी मनुष्य भी हम लोग क्या है, विषमपोषी हैं। ठीक, आगे कर रहा है स्वपोषी पोषण। ठीक, स्वपोषी पोषण के बारे में लिखा गया है। स्वपोषी पोषण क्या है इसके बारे में लिखा गया है। तो देखिए, स्वपोषित जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर लेता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ठीक, तो स्वपोषी पोषण में क्या होता है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल लिया जाता है जो क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में अधिक परिवर्तित कर दिया जाता है स्वपोषी पोषण में। ठीक, कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित अंतरिक्ष ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाएगा, उपयोग कर लिया जाएगा। ठीक, तो जो हमारा ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट, वो मंड के रूप में जमा हो जाता है ताकि जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा रात में तो पौधों तो पौधों को ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, तो ये जो जमा हो रहेगा ना मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट, वही ऊर्जा के रूप में आवश्यकता अनुसार काम करेगा। ठीक, आवश्यकता अनुसार उसका खपत होगा। ठीक, कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक, हमारे शरीर में जो भोजन खाते हैं उसमें ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज किसके रूप में जमा रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक, इसका प्रकाश संश्लेषण का हमारा सूत्र दे दिया है। ठीक, हम आपको बता देते हैं क्या होता है, थोड़ा सा जूम करते हैं। हाँ, देखिए लिखा गया है 6CO2। ठीक, 6CO2 प्लस 12H2O 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 यानी कि
ग्लूकोज जिसे कहते हैं ग्लूकोज, फिर O2 यानी कि ऑक्सीजन, और H2O यानी कि जल बनाते हैं। ठीक, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप लोग वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। ठीक, वीडियो का क्वालिटी जैसे इंक्रीज़ करेंगे ना आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे स्वपोषी पोषण के लिए जो हमारा होता है प्रकाश संश्लेषण, उसका दिया गया है समीकरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, अब आगे एनसीईआरटी क्या दिया है उसके बारे में जानते हैं। कह रहा है अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है उसमें क्या क्या होता है, पहले तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण दे दिया, उसमें वास्तव में क्या क्या घटनाएं होते हैं उसके बारे में बता रहा है। ठीक, तो यहाँ तो पूरी डिटेल्स में पूरा घटना दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए ये पत्ता का संरचना दे दिया है, ये पत्ता का महाशिरा, वर्णपटल, शिरा, मोमी, इस सब के बारे में आगे पढ़ेंगे, जब क्या क्या घटनाएं होते हैं वो पढ़ लेंगे तो उसके बाद ही समझ में आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो पत्ता का आंतरिक संरचना होता है ना, अनुप्रस्थ काठ का क्षेत्रफल का जो संरचना होता है ना, वही दिया हुआ है। ठीक, देखिए पहला क्या होता है, निम्नलिखित घटनाएं होती है, कह रहा है ना प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। पहला घटना क्या होता है, देखें, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। जो क्लोरोफिल होता है वो बाहर से जितना प्रकाश होता है ना सभी को अवशोषित करता है। दूसरा क्या होता है, उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित कर, जो प्रकाश को ऊर्जा को अवशोषित करता है उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तोड़ दिया जाता है। जल को अलग कर दिया जाता है, जल में से हाइड्रोजन को अलग, ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। ठीक, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल जाता है। ठीक, ऑक्सीकरण हो जाता है उसका, ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और हाइड्रोजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल जाता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण के दौरान यह अवश्य नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुदुद्भिद पौधे, एक पौधा है जिसका नाम है मरुदभिद पौधे, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। आइए हम देखें कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक पर प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। ठीक, जो ऊपर घटक दिया गया है जल क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार से आवश्यक है इसके बारे में बता रहा है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है समझ गए, ये 3 चरणों में संपन्न होता है प्रकाश संश्लेषण। पहले क्या हुआ, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है, जितना प्रकाश होता है उसको अवशोषित करता है क्लोरोफिल। दूसरा में क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। और तीसरा में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदलता है। पहले प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है तथा जल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। जो हमारा जल है ना H2O, इसमें हाइड्रोजन अलग हो जाता है, H2 अलग, और ऑक्सीजन में से O2 अलग हो जाता है। ठीक, 2H2 होता है इसका, 2H2 अलग हो जाता है, O2 अलग हो जाता है। ठीक, पहला क्लोरोफिल प्रकाश लेता है ढेर सारा, फिर दूसरा में जल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग होता है, तीसरा में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। ठीक, चलिए कह रहा है, यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती के अनुप्रस्थ काठ का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो चित्र 6.1 में दिया गया है, तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक, इनमें क्लोरोफिल होता है। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक है। ठीक, तो देख सकते हैं यहाँ पे यही चित्र दिया है, यहाँ छोटा छोटा बूंदा मिल रहा है ना, हरा हरा कलर का बूंदा कोशिकाओं में, यही क्या है, हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, जो छोटा छोटा मिल रहा है ना यही है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, यही लिखा गया है। अब आगे चलिए, आगे एनसीईआरटी में क्या दिया है चलिए देखते हैं। आगे क्रियाकलाप दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सूर्य का प्रकाश है आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इस पर क्रियाकलाप दिया गया है, यानी कि जब प्रश्न पूछा जाता है ना कि सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है प्रयोग द्वारा, तो यही प्रयोग को दर्शाया जाता है। ठीक, जिसमें ये प्रयोग होता है। चलिए प्रयोग के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है
गमले में लगा एक सबलिलित पत्ती का पौधा लीजिए जो पत्ती से भरा हुआ है, ठीक। उदाहरण के लिए मिनी प्लांट या क्रोटन का पौधा, ठीक। पौधे को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। जितना भी उसमें उपस्थित ग्लूकोज है ना, मंड के रूप में जमा रहता है, कार्बोहाइड्रेट, वो सभी उपयोग में आ जाए, ठीक। उसके लिए 3 दिन अंधेरे कमरा में रख दें। अब पौधों को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देना है, ठीक। निकालने के बाद उसको 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देना है। फिर पौधों से एक पत्ती तोड़ लीजिए, इसमें हरे भाग को अंकित करिए तथा इनमें एक कागज़ का ट्रेस कर दीजिए। जो हरे भाग है ना उसको अंकित करके उसको कागज़ से झाँप देना है, ठीक। फिर कुछ मिनटों के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजिए। इसके बाद ऐसे एल्कोहल से भरे बीकर में डुबा दीजिए। जो पत्ती होगा उसको एल्कोहल से भरे बीकर में डुबा देना है। आगे कह रहा है इस बीकर को सावधानी से जल ऊष्मक में रखकर तब तक गर्म करिए जब तक एल्कोहल उबलने न लगे। पत्ती के रंग का क्या होता है, बेलियन का रंग कैसा हो जाता है। अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन की तनु बिलियन में डाल दीजिए। पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धो लीजिए। जो पत्ती उसको फिर आयोडीन में से निकाल कर उसको आयोडीन से ही धो लेना है, ठीक। पत्ती के रंग का अवलोकन कीजिए और आरंभ में पत्ती का जो ट्रेस किया गया था उससे की तुलना कीजिए। जो पत्ती दोनों में आरंभ में और बाद में जो है उसका तुलना करने के लिए कह रहा है, ठीक। पत्ती के विभिन्न भागों में मंड उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। यही निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ पे पहले से मंड था उसका भाग नीला कलर का हो जाता है, ठीक। जहाँ पे पहले से मंड उपस्थित था उसका भाग क्या हो जाता है, नीला और काला हो जाता है। जहाँ पे मंड नहीं था वहाँ पे हो जाता है हरा भाग रहता है, ठीक। तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्लोरोफिल आवश्यक है, ठीक। आगे चलिए कह रहा है अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे और कहाँ से प्राप्त करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक। चलिए कह रहा है कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये जो देख रहे हैं छोटे छोटे छिद्र पत्ती की सतह पर होता है, इसी को रंध्र कहा जाता है, ठीक। जिसके बारे में कक्षा 9 में चर्चा किया गया था। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। जो यहाँ छिद्र दिख रहा है ना, इसी के द्वारा, यहाँ पे छिद्र बंद हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, इसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। इसी के द्वारा हमारा ऑक्सीजन गैस जाता है, निकलता है बाहर, और CO2 गैस जो होता है ना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अंदर जाता है, इसी क्षेत्र के द्वारा, ठीक। कह रहा है आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ एवं पत्तियों की सतह से भी होता है। केवल इसी से नहीं होता, तना से भी होता है, जड़ से भी होता है गैसों का आदान प्रदान, ठीक। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल का भी हानि होती है। जो रंध्र होता है इसमें से जल का वेपराइजेशन होता है, इसलिए जल का भी हानि होती है, ठीक। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है ताकि जो जल है वो बाहर ना निकले, ठीक। छिद्रों को बंद कर लेता है, इसे बंद हो जाता है ताकि जो जल है वो बाहर ना निकले। इसको गार्ड सेल, द्वार कोशिका द्वारा रक्षा किया जाता है। द्वार कोशिका होता है वही इसको खोलता है, बंद करता है, इसका नियंत्रण करता है, ठीक। जैसे ही जब पौधा देखेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं, तो इसको बंद कर लेता है ताकि जो जल है वो बाहर नहीं निकले, ठीक। जब इन रंध्रों को पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है, अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है, ठीक। जब देख लिया कि हमारे पास बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया है, अब हम प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो हमें अब बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, तो पौधा रंध्रों को बंद कर देता है। बंद कौन करता है? तो पत्तियों में होता है गार्ड सेल, द्वार कोशिका, वही बंद करता है, ठीक। छिद्रों को खोलना और बंद करना द्वार कोशिका का एक कार्य है, ठीक। द्वार कोशिका होता है ना, गार्ड सेल्स, वही छिद्रों को खोलता है और बंद करता है, ठीक। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इस तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाता है, ठीक। जब ये द्वार कोशिका फूल जाती है, तो रंध्र खुल जाता है। जब ये द्वार कोशिका सिकुड़ जाती है तो बंद हो जाता है रंध्र, ठीक। इसके अंदर पानी आता है तो फूलता है, पानी नहीं रहता है तो सिकुड़ जाता है, ठीक। अब आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, आगे वो क्रियाकलाप दिया है, ठीक।
कह रहा है लगभग समान आकार के गमले में लगे 2 पौधा ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ले लिया गया है समान आकार के गमले में लगे 2 पौधा है, कहने गया जी समान आकार के गमले में लगे 2 पौधा ले लेना है। यहाँ पे देखिए समान आकार के लिया गया है, गमले में लगे 2 पौधा ले लिया गया है। कह रहा है 3 दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखिए और प्रत्येक पौधों को अलग अलग कांच पट्टी पर रखिए। एक पौधे के पास वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH। ठीक, KOH होता है इसका रासायनिक सूत्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है यह। ठीक, चित्र 6.4 के अनुसार दोनों पौधों को अलग अलग बेल जार में ढक दीजिए। जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका का वैसलीन लगा देते हैं। इससे जो प्रयोग होता है वो वायुरुद्ध हो जाती है, उसे जो अंदर होता है वायु अंदर नहीं जा पाता है। जो यहाँ नीचे है ना इसमें वैसलीन लगा दिया जाता है ताकि अंदर हवा नहीं जा सके। ठीक, फिर आगे क्या किया जाता है, वायुरुद्ध हो जाता है। लगभग 2 घंटे के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश में रखिए। प्रत्येक पौधों को एक पत्ती तोड़ लीजिए। उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह उसमें मंड की उपस्थिति की जांच कीजिए। क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती है? इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो इसके बारे में आपको प्रैक्टिकल करना है लैब में जाके, और फिर उसका निष्कर्ष निकलेगा जो निकलेगा। ठीक, आपको स्कूल में लैब का प्रैक्टिकल है। ठीक, है कह रहा है उपरोक्त 2 क्रियाकलापों के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ही आवश्यक है। ठीक, देखिए कह रहा है अब तक हम चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपना ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं। जो ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है उसको पूर्ति कैसे करते हैं, तो जमा करके करते हैं। ठीक, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा यानी कि आयरन और तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। जो पौधे होते हैं खनिज पदार्थ को मिट्टी से लेते हैं, जैसे में हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा हो गया और मैग्नीशियम हो गया। ठीक, याद रखिएगा मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। जो हमारा क्लोरोफिल होता है हरा रंग का, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिक को संश्लेषण में किया जाता है। इसे आकार्बनिक नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। ठीक, इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। ठीक, जब जीवाणु मिट्टी के अंदर होते हैं वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं नाइट्रेट, उसी को लिया जाता है पौधे के द्वारा अंदर। ठीक, आगे कह रहा है विषम पोषी पोषण। यहाँ पे हमारा स्वयं पोषी पोषण समाप्त होता है। आगे हमारा विषम पोषी पोषण के बारे में दिया गया है। ठीक, तो विषम पोषी पोषण के बारे में कितना यहाँ तक दिया गया है। चलिए विषम पोषी पोषण देखते हैं। कह रहा है प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है जैसे घास या गतिशील है जैसे हिरण, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगमन का तरीका भिन्न भिन्न है तथा गाय व शेर किसी पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जो गाय और शेर कह रहा है, तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग के अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर लेते हैं और तब उसका अवशोषण अंदर करते हैं। फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम आदि कवक इन्हें इसी का उदाहरण है, जो भोजन को बाहर ही पचा लेते हैं। उसके बाद उसको अंदर जो पचा हुआ होता है, पचा हुआ अपशिष्ट को बाहर ही छोड़ देते हैं और जो पचा हुआ भोजन होता है तरल पदार्थ उसको अंदर ले लेते हैं। ठीक, मशरूम और
फफूंदी, मशरूम, ईस्टिज्म। ठीक, अन्य सभी महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर करते हैं। जो अन्य जीव हो गए हैं उन जो भोज्य पदार्थ का पाचन शरीर के अंदर करते हैं। ठीक, जीव द्वारा किसी भोज्य का अंतर्ग्रहण किया जाए तब उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करती है। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनके पोषक प्राप्त करते हैं। यह पोषक युक्त अमरबेल, जो अमरबेल होता है ना, वो पेड़ों में लिपटा हुआ रहता है और बिना पेड़ को मारे उससे पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे जू हो गया, हमारे सर में जो जू होता है वह बिना हमें कुछ हानि पहुंचाए, हमें बिना हमें मारे हमारे शरीर से पोषण प्राप्त करता है, हमारे माथा में पोषण प्राप्त करता है। फिर ठीक, जू, लीच और फीता कृमि सरीखे बहुत से जीव द्वारा प्रयुक्त होती है। ठीक, जैसे में जोक हो गया, जोक शरीर से किसी के शरीर से मतलब किसी भी जानवर के शरीर में लटक जाता है, उसे बिना जानवर को उसको मारे उससे अपना प्राप्त करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना पोषक तत्व प्राप्त करता है, पोषण। ठीक, इसके बाद अमीबा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, अमीबा में पोषण, सब मनुष्य में पोषण आगे देखना है तो हम लोग इसके आगे के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें एनसीईआरटी पंच का लेक्चर नंबर 2, उसमें इसके आगे के सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक, तो आपको एक लेक्चर कैसा लगा, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने एक मित्र के पास, कम से कम एक मित्र के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।